नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है मेरी यात्रा पत्री जी के साथ। आज इस शो के भाग 2 में हम मिलेंगे दिल्ली के सीनियर पिरामिड मास्टर नागलक्ष्मी जी से। पिछले भाग में हमने उनकी यात्रा पत्री सर के साथ जानी और वो सुखद अनुभव उन्होंने हम सभी के साथ साझा किए। आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार नागलक्ष्मी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हम सभी के साथ। नमस्ते जी। तो नागलक्ष्मी जी, हमने ये जाना आपसे, कई सुखद अनुभव जाने आपके जीवन के पत्री जी के साथ। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सर ने आपके साथ कई बार स्टे किया, तो एक गुरु की दिनचर्या कैसी रहती है? क्या उसकी दिनचर्या एक आम आदमी की तरह ही होती है? उनकी दिनचर्या में वो क्या करते थे? कैसे अपना पूरा उनका टाइम टेबल रहता था? पत्री जी उठने से जैसे उठते थे वैसे ही फ्लूट निकाल के अपना फ्लूट बजाने शुरू हो जाते थे और सबको ध्यान में बिठाते थे। आपके घर के सदस्यों को? हाँ जी, जो भी सर को पाँव दबाने के लिए, सेवा करने के लिए जो भी रात को सर के साथ रहते हैं वो सब के साथ हम घर वाले भी हम बैठते थे वहाँ पे, कुछ देर तक मेडिटेशन कराते थे। उसके बाद मैं गाती हूँ और मेरे दोनों बच्चे गाते हैं। पहले गाना गाने के लिए बोलते थे, हम गाते थे, सर गाते थे। और संहिता मेरी बड़ी बेटी वो फ्लूट भी बजाती है, तो फ्लूट बजाती थी, वो बजाने के लिए बोलते थे और बहुत फन करते थे उस टाइम में। फ्लूट की टाइम में सर बोलते थे कि कोई भी मेरे से ज़्यादा अच्छा फ्लूट बजाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। वैसे फन करते थे, इतना बहुत एंकरेज करते थे वैसे बच्चों को भी। वो दोनों को म्यूज़िक सीखने से क्या लाभ होते हैं और क्यों सीखना है, एकेडमिक्स से ज़्यादा फाइन आर्ट्स कैसे होते हैं वो सब बच्चों को बताते थे जी। हाँ, ये सब होने के बाद तब कॉफ़ी पीना, तब नॉर्मल रूटीन में आते थे। तो उसके बाद सर दिन भर में उनका तो पूरा फोकस ध्यान सिखाने पर ही रहता होगा? हाँ जी, ध्यान सिखाना, आने जो भी आते हैं उन सबको टाइम देते थे, सबसे ध्यान कराते थे। और ध्यान के बाद सर करेक्शंस करते थे मैगज़ीन के लिए, अपना टाइम भी निकालते थे वो करेक्शंस करना। और उसके बाद ब्रेकफास्ट, सो किचन में आते थे कभी कभार, वो खुद बनाते थे और सबको खिलाते थे। उसके बाद अगर कुछ क्लास सत्र कहाँ पे होता तो वहाँ जाना आना, फिर सबसे मुलाकात करना, सबसे बात करना, सबसे Q&A सेशंस भी बहुत होता था उस टाइम में। सारा आएंगे तो ज़रूर होता था। युवा से ज़्यादा यंगस्टर्स के साथ उनको बोलेंगे कि आप क्वेश्चन पूछ, शूट ए क्वेश्चन एंड आई विल आंसर फॉर दैट, ऐसे करके ना बच्चे पूछते तो वो आंसर करते थे। वैसे शूट्स होते थे और फुल टाइम बिजी ही रहते थे, कभी बीच में रेस्ट का नाम ही नहीं। वैसे सर रेस्ट करने का नाम ही नहीं होता था, फुल टाइम बिजी रहते थे, सुबह से रात 11-1 बजे तक। बहुत कम समय तक सोते थे सर। अच्छा। हाँ। तो एक सर ने हमें हमेशा से ये बात बोली है कि एक मास्टर 1 मिनट भी नहीं वेस्ट करता। यस। और सर उसका जीता जागता उदाहरण रहे हैं। वो जरूर हम देख सकते हैं, तभी पता चलता है कि हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं। सर को देखने से पता चलता है। हाँ, सर 1 मिनट भी कभी भी वेस्ट करना मैंने नहीं देखा। पेपर पढ़ना, मैंने स्पिरिचुअल बुक्स, स्पिरिचुअल ही नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना, टीवी देखना, वो भी करते थे सर, इक्वली करते थे, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होते थे। न्यूज़ सुनना, पिक्चर देखना, मूवी देखना, क्रिकेट मैच बहुत शौक था सर को। मैच हो तो ज़रूर 100% वो पता चलना ही है उनको। तो सर जीवन को पूरी तरह से जीते थे। हाँ जी। ध्यान सिखाना भी,
बांसुरी बजाना भी, युवाओं से क्वेश्चन आंसर्स देना, शूट्स करना, साथ में एंटरटेनमेंट भी अपना पूरा करना। तो इससे हमें ये समझ आता है कि एक मास्टर एक क्षण भी अपनी लाइफ में वेस्ट नहीं करता। और इसी तरह से हम सभी बोलते हैं कि हमारे दिन में 24 घंटे हैं, लेकिन एक मास्टर के जीवन में वाकई 24 घंटे हैं। सही है। हम सभी तो कितना समय बर्बाद करते हैं यहाँ वहाँ की बात करने, लेकिन सर और ये भी हमने सर के जीवन से ये भी जाना है कि सर हर चीज़ को पूरी निष्ठा से करते हैं। पूरा जब एंजॉयमेंट करना है तो वो भी पूरी तरह से करना है। मैच देखना है तो उसको बहुत एंजॉय करना है, पिक्चर देखनी है उसको बहुत एंजॉय करना है। और एक बात बड़ी मुझे आपके साथ शेयर करके बड़ी मज़ेदार लगी कि हम कहते हैं कि नहीं, हमको अखबार को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर उसको भी देखते थे। क्योंकि इसका आपको क्या कारण लगता होगा? वो तो प्रेजेंट में रहते थे। स्पिरिचुअली वैसे ही एनलाइटेंड मास्टर है, लेकिन फिजिकल लेवल को भी इक्वली एंजॉय करते थे। सारे जानते थे कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। कंप्लेंट्स जजमेंट्स नहीं है, लेकिन जानकारी जरूर है उनको। हर न्यूज़ सुनते थे और वो अपने के लिए वो न्यूज़ रखते थे। तो गुरु जो है वो न्यूज़ सुनता है, लेकिन उसके साथ बह नहीं जाता। जैसे हम सुनते हैं तो हम बह जाते हैं कि हाँ बहुत गलत हो रहा है, दुनिया में बहुत गलत हो रहा है, लेकिन गुरु उसको सिर्फ एक साक्षी भाव से, तो साक्षी भाव से तो हम कुछ भी करें तो वो कभी गलत नहीं होता। इमोशन से नहीं है ना, हाँ, इमोशन से इमोशनल अटैचमेंट नहीं है किसी चीज से, बिल्कुल नहीं है। समभाव से देखना हो जो बोलते हैं, समभाव, बैलेंस्ड, वेरी वेल बैलेंस्ड। क्योंकि ये गुरु की दृष्टि में तो कुछ सही गलत है नहीं, एक प्रपंच है, लीला चल रही है। गुरु उसको एंजॉय करता है, उसको भी एंजॉय करता है लीला को। जी, बहुत आपने हमें मुझे लगता है ये सब उनको पहले ही मालूम है, लेकिन हमारे लिए हमें दिखाने के लिए वो पढ़ते हैं बस। सच में ये तो मैं भी सोचती हूँ कि गुरु को इतनी किताब पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन एक जानकारी जो भी काम पत्री जी किए हैं वो सब वो करके दिखाए हैं। वो बुक्स पढ़ना हो, अगर खाना बनाना हो, किसी के साथ बात करनी हो, खाना कैसे खिलाना हो, खाना हो, सब कुछ वो खुद करके अपने चर्याओं के साथ वो दिखाए थे। वैसे बोल के नहीं, सिर्फ बोल के नहीं, करके दिखाया सर ने हर चीज करके दिखाए कि ऐसा जीवन जीना भी संभव है, हम सभी के लिए संभव है। बार बार बोलते थे ना, बार बार ये बात बोलते थे कि मैं भी आप जैसे नॉर्मल इंसान ही हूँ, लेकिन मैं अपने आप को जान चुका हूँ। ध्यान करके आप भी ध्यान करके मेरे जैसे बन जाओ। वही सर का बात है, कभी भी उससे दूसरा बात नहीं बोले, है ना। वही एक ही बात, आप भी बन सकते हो। ऐसा एवरी टाइम ऐसे बोलते थे, आप कबीर जैसे क्यों नहीं बने, आप तुलसीदास जैसे क्यों नहीं हो, आप मीरा के जैसे क्यों नहीं हो, आप भी वैसे ही हो, वैसे हो सकते हो। ध्यान करके, प्रैक्टिस करके, साधना की कमी है, वो बार बार बोलते थे और अलर्ट करते थे हमें, है ना। उनकी बातों में मुझे वो ध्यानी अंतम भी ध्यानी बन जाओ, वो भी बहुत मैंने अंदर से टच करता है। बार बार सर का एक ही उद्देश्य है कि सबको ध्यानी बनाना। एक बार सर ने ये भी बोला था कि आई डोंट केयर कि तुम्हारी थर्ड आई ओपन है या नहीं है, लेकिन आप शाकाहारी बनिए। शाकाहारी, ये सर का मेन फोकस था कि तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी जो हम बातें करते हैं, ये थर्ड आई वगैरह, वो सर का मेन वो नहीं था। सर का मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम सभी ध्यान करें और हम शाकाहार जगत और ध्यान जगत, ये सर के मेन मैसेजेस थे हम सभी के लिए। तो नागलक्ष्मी जी, आपने ये भी बताया कि सर युवाओं से बहुत प्रश्न, उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। तो क्या युवाओं के क्या ऐसी बातें थी जो सर जवाब देते थे जिनका? क्योंकि ना जो भी हमारा कोई भी बदलाव लाना है तो युवाओं में ही लाना है पहले से। उनका उद्देश्य वही है। बड़े लोगों को अपने अपने इम्प्रेशंस ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है।
अगर युवाओं में, एक युवा में भी चेंज आया तो देश में पूरी बदलाव आ जाएगी। बिल्कुल। वही उसी उद्देश्य से सर युवाओं पे ही ज़्यादा ध्यान देते थे। तो क्या आपको कोई ऐसा सेशन याद है जिसमें कि युवाओं ने सर से प्रश्न पूछे हों, तो सर ने उनके क्या जवाब दिए? है, याद है, हमारी घर में ही हुआ था। उसमें एक बच्चे ने ऐसे पूछा, सर सेल्फ रिस्पेक्ट पहला आता है, उसको इम्पोर्टेंस देना है, नहीं है तो क्या ज़्यादा है, सेल्फ रिस्पेक्ट या बड़ों की बात? कुछ ऐसे ही आया था। क्या करना होता है उसमें? सर ने बोले कुछ भी हो जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट निभाना पड़ेगा हर वक्त में, ऐसे बोले थे। वैसे बहुत अच्छे माने मनोविकास बोलते हैं ना, वैसे अपना बच्चों की मन में जो राइट टाइम में राइट सीड डालना, वो पत्री जी किए हैं। बच्चों के साथ इसलिए टाइम ज़्यादा स्पेंड करते थे, युवाओं के साथ ही स्पेंड करते थे ज़्यादा, ताकि उनकी मन में राइट सीड डालें तो वो काम में आ जाए, तो ताकि पूरी दुनिया में बदलाव आ जाए, वो उनका उद्देश्य था। तो आपकी भी 2 म्यूजिशियन बच्चियां हैं, क्या उन्होंने कभी सर से कोई डाउट पूछा और सर ने उसको उनकी शंका का क्या निवारण किया? हाँ जी, दोनों बहुत टाइम स्पेंड करते थे, सर को बहुत पसंद थे दोनों। ये पैंडमिक टाइम में कलकत्ता से सेशंस होता था, अर्ली मॉर्निंग 6 to 7:30, समटाइम्स वो 8:30 9 o'clock तक चलता था। उसमें बच्चों को बोले सर ने कबीर भजन हर रोज़ गाने के लिए। संहिता श्रुति दोनों गाते थे, मेरी बच्चों का नाम है संहिता और दूसरी का नाम श्रुति। दोनों हर रोज़ 6 o'clock बैठ के भजन्स गाते थे, कबीर भजन्स। मेरी बेटी का एक्सपीरियंस है, वो बोलती थी पहले मैंने गाने जैसे गाती थी, अभी थोड़ी दिन के बाद 1 साल पूरा गवाए थे दोनों के साथ। 1 साल में इतना बदलाव आया उनमें, वो कबीर का वाणी हर एक शब्द उनके अंदर माने ब्लड में उसको सिंक हो गया। वो बोलती है अभी मुझे माने वो मैच्योरिटी मैंने भी देखा है उनमें, बच्चों में इतना मैच्योर टॉक करते हैं और हर चीज़ को समझने में और दूसरों को समझाने में बहुत डिफरेंस पहले से आया है उनको। वो कबीर की वाणी सुन के उनमें से सर से बात करते थे और अपना डाउट्स क्लैरिफाई करते थे। सर बहुत पेशेंस के साथ उनको जवाब देते थे और समझाते थे। और उस समय पर जब आपके घर में बहुत सारे लोग आते थे सर से मिलने के लिए, तो क्या कोई ऐसा आपको मुलाकात याद है जो आपके मन में छप गई हो? कोई व्यक्ति आया हो और उसको सर ने कोई ऐसी टिप दी हो, या किसी को सर डांट भी लगा देते थे कि उसका जीवन बिल्कुल बदल जाता था, तो क्या कुछ ऐसा हुआ? बहुत लोगों के साथ होता था, क्योंकि ना हम जब होस्ट करते हैं, होस्ट करने वाले को आसपास में रहने के लिए चांस नहीं देते थे सर। आप लोग होस्ट कर रहे हो तो फिर आप वो काम देख लो आने वालों का। लेकिन मैंने सुना है ऐसे एक लेडी आई थी एक बार, उन्होंने सर को कुछ लाके गिफ्ट करने के लिए लेके आई थी, तो सर ने पूछा क्या है, तो सर आपके लिए लाई हूँ। सर ने इतना डांटा उनको, तुम क्या हो, तुम्हारी जन्म क्या है वो सब मुझे मालूम है, ऐसे मत करना करके उनको भेज दिया। वो भी रोते हुए चली गई। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि सर ने, वो फिर दोबारा आई दूसरे दिन, आके सर से सर के पास गई। सर बहुत प्यार से उनको बुलाए थे और उनके साथ बात किए थे। तो उस लेडी खुद बोल रही थी कि कल मैंने एक गलत काम किया था, मेरी मन में मैंने पूरी तरीके से रेडी नहीं होके आई, और जो देने के लिए लाई थी उसके ऊपर भी मैं वाली बात मैं ला रही हूँ वो ज़रूर लेंगे,
वैसे कोई अहंकार की भाव आती है ना, वो था, इसलिए सर ने नहीं लिया। बाद में वो अपने आप को सेट करके जब आई थी, मास्टर को सब कुछ पता हो मास्टर को जाता है सब ना, पता है। पता है। तो दूसरा दिन इतनी प्यार से उनके साथ ही पूरा टाइम स्पेंड किए थे। वैसे बहुत सारे अनुभव हुए थे घर में जब सर आते थे। ऐसा ही अनुभव मैंने भी किया था जब आपके घर में कार्यक्रम था, और तब सर ने एक स्त्री को काफ़ी ज़ोर से डांट लगा दी थी, और उसका जो वो थोड़ी सी दुखी हो गई और वो वहाँ से चली गई। तो उसको वो डांट तो पड़ी, लेकिन उसकी ध्यान यात्रा में प्रगति बहुत अच्छी होने लग गई। तो गुरु जानता है कि किस तरह से किसको कब किस चीज़ की ज़रूरत है, और आपके ऊपर है आगे आप उसको कैसे लेते हैं। आप उसको अपने अहंकार पे चोट सोचते हैं, या आप उसको सोचते हैं कि गुरु का प्रसाद। करेक्ट। लेने में भी बहुत होती है। अगर गुरु ने डांटा करके उसी दिन चला गए तो कुछ भी नहीं है, प्रगति नहीं होती, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर उसी गुरु का बात को लेके अपने आप के अंदर क्या है एक बार सर्च मारेंगे तो ज़रूर उनको आगे बढ़ने की चांसेस होता है, और मास्टर भी उसके लिए बहुत सहकार करते हैं। जी, ये आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि हमें तो एक कदम आगे बढ़ाना होता है, बाकी तो मास्टर आपको पूरी सपोर्ट है, पूरी यूनिवर्स की सपोर्ट है आपके साथ। तो नागलक्ष्मी जी, ऐसे लोग आते रहे, उनके अनुभव होते रहे, साझा करते रहे सभी लोग, आपको पता भी चला कि भाई क्या अनुभव चल रहे हैं। तो अब मुड़ते हैं हम, क्या सर ने कभी आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को ये हिंट दिया कि आपका सोल पर्पस क्या है? सोल पर्पस माने वैसे नहीं बताए थे, लेकिन सर 2021 में 21 अगस्त सितंबर आई थिंक, एक बार हम बेंगलुरु गए थे पत्री जी को विज़िट करने के लिए। उस टाइम में सर अचानक से हमें बुलाए थे, बुला के जाने के लिए हम वापस जा रहे थे, तो सर को बोल के जाएंगे करके सर के पगोड़ा पे चले। तो सर मुझे बुलाए थे बाहर से, माने आइए इधर करके, आप मुझे एक प्रॉमिस करो, मैं जो काम बताऊंगा आपको आप करोगे क्या, करोगे क्या, ऐसे बताए थे, पूछे थे। तो मैंने कहा ज़रूर करेंगे सर, क्योंकि इससे पहले भी एक बार ऐसे हुआ। यहाँ DLN शास्त्री जी के घर से वापस जा रहे थे सर, जाते वक्त गाड़ी पे चढ़ गए थे, बैठ गए थे, तो फिर दोबारा खोल के खड़े हुए थे, क्योंकि मैं दूर पे हूँ, मुझे ऐसे बुलाए थे, बुला के मेरी तरफ देखे थे। सर इतने लंबे होते हैं ना, ऐसे देखे हैं, आंखों में आंख रख के देखते हैं ना सर, वैसे देखे हैं। देखे सर ने बताया मैडम आपको अभी PhD करना है, यू डू PhD इमीडिएटली। तो आपने सर के कहने पर PhD करी थी? Yes. कौन से साल में? ये मे बी 5 years बैक। अच्छा। 5 years बैक। तो PhD करें, आप करिए पहले, PhD करिए करके सर गाड़ी में बैठ गए, चले गए। PhD करना है, दैट टू इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्या करना है समझ में नहीं आया मुझे, मैं तो इंक्वायरी करने लगी, तब पता चला कि MPhil करना है। सो देन आई gave an entrance examination for that PhD MPhil का, and I did MPhil and then after PhD। सो ये हो गया, ये पता था मुझे। वहाँ पे 21 में मुझे फिर बुलाए थे, बुला के सर ने बताया जो मैं बोलूँगा वो करना है, आपको करोगे, मुझे पहले प्रॉमिस कर दो। तो मैंने सर ज़रूर करूँगी। तो 2-3 बार कंफर्म किए थे सर, तब बताए थे म्यूज़िक मेडिटेशन एकेडमी एक मैंने इनाग्रेट किया, अभी चालू किया है, उसका आपको लीड लेना है उसमें। तो फिर मुझे वही क्वेश्चन, मैं और लीड लेना, कभी मैं फ्रंट लाइन पर्सन नहीं हूँ, जो बोलेंगे वो करती हूँ, और मुझे मैं ऐसे आपको ही करना है, आप लीड करना है, ये आपको ही करना है, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकते, वो बात भी किए थे।
तो मुझे समझ में मैंने पहले बोला और ना करना नहीं आता है, तो ठीक है सर। तो मैंने बोला, तब मुझे हमें बुला के बिठा के श्रीनिवास जी को भी बुलाए थे, आपको भी रहना है, आपका पूरा परिवार इसमें रहना है, ऐसे बोले थे। बोलने के बाद पहले उसका वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए बोले थे। तो मेरा भाई लोग, 2 भाई है, मेरा छोटे भाई दोनों को भी इन्वॉल्व किए थे इसमें। वो दोनों भी माने मेडिटेशन बहुत गहरे मेडिटेशन करते हैं दोनों। तो उन दोनों को भी इसमें लाके ना वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए बोले। और सर वो बोलने के बाद हर रोज़ उसका पूछ रहे थे कि कहाँ तक आया, क्या किया, कहाँ है आप, ऐसे। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, एवरीथिंग हैपेंड इन 3 months। एवरी डे ही यूज्ड टू आस्क, कहाँ हो आप, क्या हुआ, आज का क्या डेवलपमेंट है। वैसे फास्ट पेस में करवा दिया सर ने, करवा दिए हैं। उसके बाद कमिटी फॉर्म करना और कमिटी में हम सबको रखना, वो हुआ लास्ट ईयर। फर्स्ट प्रोग्राम हुआ था 21 में, नवंबर में 3 days फेस्टिवल किया हमने वैली में ही, पिरामिड वैली में, वहाँ बेंगलुरु में। और दिस ईयर लास्ट मंथ हुआ था वो सेकेंड फंक्शन, उसमें फेस्ट 2 हुआ था। पिरामिड म्यूज़िक मेडिटेशन एकेडमी वैसे सर ने शुरू किया विथ ए ग्रेट इंटेंशन कि सारे म्यूजिशियंस को मेडिटेशन में लाना और सारे मेडिटेटर्स को म्यूज़िक में इंट्रोड्यूस करना। वही मोटो था, मेन मोटो। उस उद्देश्य से, क्योंकि ना ध्यान के स्पिरिचुअलिटी के लिए म्यूज़िक मेडिटेशन 2 आंख जैसा है। एक आप कहीं पे भी देखो, हर स्पिरिचुअलिटी पूरा म्यूज़िक में ही डिपेंड होती है, म्यूज़िक से शुरू होती है। वैसे 2 आंख जैसा है स्पिरिचुअलिटी को, तो दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस ऐसे दिए थे सर। सर हमारा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट शुरुआत से एवरी प्रोग्राम, हर प्रोग्राम म्यूज़िक से शुरू होना, म्यूज़िक से एंड होना हम देखते रहते हैं। म्यूज़िक की मेन पार्ट होती है हमारी गैदरिंग्स में भी, मेडिटेशन में भी। उसी को आगे लेते हुए सर ने ये पिरामिड म्यूज़िक मेडिटेशन एकेडमी शुरुआत किए थे। आपका क्या अनुभव रहा आपने इस एकेडमी में इतना बड़ा पार्ट प्ले किया, तो आपका क्या अनुभव रहा? पहले बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये भी, क्योंकि ना 3 months, ऑलमोस्ट 3 to 4 months आई कैन से, लगातार सर के साथ काम करना। हर एक वर्ड को चेंज किए थे, हर एक वर्ड इतने। सर 2 ही शुरू किए थे अपनी, मैंने खुद शुरू किए थे, एक PSS पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट एंड पिरामिड म्यूज़िक मेडिटेशन एकेडमी, ये दोनों सर के हाथों से हुआ है। तो सर के मन से आए हैं ये दोनों। तो हर एक वर्ड सर करेक्शन करते थे, ऐसे नहीं वैसे नहीं। और लोगों के लिए हम बहुत हार्ड वर्क किए थे, लोगों को कैसे डिज़ाइन करना है और वेबसाइट में क्या रखना है, माने कितने सेक्शंस होना है, उसमें क्या क्या लिखना है, किसका फॉरवर्ड्स लेना है, सब कुछ शुरुआत से लेकर अंत तक हर चीज़ सर के सुपरविजन में हुआ है। उसके नाते सर के साथ काम करने का मौका मिला है हमें, हम सबको। रात को भी कॉल करते थे सर, 11 बजे ऐसा, 12 बजे ऐसे फ़ोन करके पूछते थे कि कहाँ तक आया, ये चेंज अभी मुझे चाहिए, आप सिस्टम में करके मुझे दिखाओ, ऐसे करके। अरे बाबा इतना इंटरेस्ट से किए थे, बहुत अच्छा लगा। ये तो हमारे लिए भी अगर कुछ काम करना है तो हमारी माने इनवर्ड लुक कैसे होना है, उसके अंदर कैसे काम करना है, एक ऑब्जेक्ट को बाहर लाना हो तो उसके लिए किस तरीके से सोचना है, थॉट कैसी होनी चाहिए मैनिफेस्टेशन के लिए, मैनिफेस्टेशन कैसे करना है और कितना परफेक्ट होना है, वो सीखने को मिला है बहुत। तो लक्ष्मी जी, सर का एक और बहुत
ज़्यादा जिस पर ध्यान केंद्रित करते थे वो था वाक क्षेत्र। Yes. तो क्या आपने कुछ ऐसा अनुभव किया सर के साथ जिसमें आपने ये सीखा हो कि वाक क्षेत्र, कि हाँ वाक क्षेत्र हमारा कितना ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है? क्योंकि मैंने आपके सेशंस को भी सुना, आप वाक क्षेत्र पे आपने सेशंस भी किए हुए हैं, तो मैं जानना चाहती थी आपसे कि क्या ये भी कुछ सर से लिंक्ड है? जरूर लिंक्ड ही है। मैंने बोला पहला एपिसोड में सर के साथ पहला मुलाकात में सर ने क्या बोले, मेरी हस्बैंड को गाने के लिए बोले थे, गाना नहीं आता है तो गला काट दो। उसकी मतलब गला काटना, मर्डर करना वो नहीं है। सर ने क्या बोले हैं, राइट थिंग्स आना चाहिए उसमें, वाक में से, मुंह में से जो भी बोलते हैं वो सही थिंग, राइट थिंग आना चाहिए। मुंह है अच्छे बातें करने के लिए, गाना गाने के लिए, सबको उद्धार करने के लिए भगवान ने मुंह दिया है। लेकिन वो हम क्या करते हैं, उल्टी सीधे बातें करते हैं। एक भी सही बात हमारे मुंह से आना बहुत मुश्किल है दिन में। 10 बातें करेंगे तो 9 बेकार फिजूल बातें होंगी। हाँ, वो बातें नहीं करने, उसका मतलब वो है। वो मुझे बहुत दिनों के बाद वो समझ में आया। पहले मुझे तो नॉर्मली ऐसे इतनी वायलेंटली क्यों बात कर रहे हैं, वही मेरी मन में आया। फर्स्ट थॉट वही आया। लेकिन उसके बाद सर को ऑब्जर्व करने के बाद मुझे उसका मतलब तब पता चला कि सर ने ऐसे उस मोड में नहीं बोले हैं। तो वाक सही होना चाहिए, तो ही इस गले का कुछ काम है। हाँ, वही गले का काम है। अच्छे बातें करना है, सही सरिये न वाक को तेलुगु में सर बोलते हैं, जो सही शब्द है वही निकलना है। सरिये न वाक, सरिये न वाक को माने सही शब्द निकलना है मुंह से। मुंह से सही बातें करना है, सही गाना गाना है। गाते तो हर चीज नहीं गाना है। वैसे जो हमारी वाक में मुंह में सरस्वती को बिठाना है। माता सरस्वती को, सरस्वती की थ्रू बात आना है, तब वो बात वाक में बदल जाती है। वाक अलग है, बात अलग है। तो वो वाक शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। वो बात में, वो बात जब शक्ति में परिवर्तित हो जाती है वो वाक हो जाती है। वो वाक होना चाहिए, उसमें इतनी गहरी मीनिंग है। सर जितना बोलना है उतना ही बोलते थे, ज्यादा नहीं बोलते थे कभी भी। एक बात के लिए घुमाना, इधर से उधर बात करना, उधर से इधर बात करना, वो नहीं है। सीधा जो बात करना, टू द पॉइंट, और कम शब्दों में, इतना ही। ज्यादा बात करना भी टॉलरेट नहीं करते थे, क्योंकि सर एक बहुत लंबे समय तक मौन में भी रहते थे। क्योंकि इसका सर हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी बात करके और जितनी बात करते हो उतनी फालतू बात सोचते भी हो। तो आप जब मौन में हो जाते हैं तो आप एक शांत स्थिति में हो जाते हैं और आपका एनर्जी भी वेस्ट नहीं होती, कंजर्व होती है वो आपकी एनर्जी। तो सर कितने ही गुरु हम जानते हैं जो कि मौन में लंबे लंबे समय तक जाते थे। क्या आपने देखा कि सर ने कभी आपको बोला मौन में जाने के लिए? सर सबको बोलते थे ना, सबको हफ्ते में 2 दिन मौन में रहना ही चाहिए। और हफ्ते में 1 दिन खाना खाना है, 1 दिन नहीं, माने कम, अल्प भोजन नहीं करना है। अच्छा, क्या बोलने हैं, फास्ट करना है। वैसे बोलते थे। खाने के लिए भी बोलते थे और बातें के लिए भी बोलते थे। हफ्ते में 2 दिन पूरा मौन में रहना है, सर बोलते थे। वो करके भी दिखाए। सर तो पूरा 1 साल पूरा मौन में रहे थे, तो उन्होंने हमें अपने एग्जाम्पल से बताया कि आपको भी अपनी एनर्जी को बचाना है। ऊर्जा का विज्ञान है, पूरा खेल ऊर्जा का है। तो लक्ष्मी जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके सर के साथ इतने अनुभव रहे हैं, तो जैसे कोई भी परिवार होता है उसमें बच्चे और बड़ों में कुछ ना कुछ तकरार रहती है। पेरेंट्स, माँ बाप, कई बार हम सुनते हैं, बोलते हैं बच्चे बात नहीं सुनते। तो क्या आप कभी ये प्रॉब्लम सर के पास लेके गई और उन्होंने आपको क्या सलाह दी? हमने लेके गए थे। मैंने पूछा था एक बार सर को, जब बच्चे टीनेज में आ जाते हैं, टीनेजर्स को संभालना बहुत मुश्किल है जी।
तो संभलने की मतलब उनका अपना आइडियाज होते हैं, अपना व्यू होती है हर चीज़ के ऊपर, हमारा उनका मैच नहीं करता है, तब तो प्रॉब्लम आ जाती है। तब तक जो बच्चे बड़ों की, पेरेंट्स की बात सुन के चलते हैं, अचानक से एक बार अपने व्यूज़ और अपने तरीका का सोच विचार सब बढ़ने के बाद मानने के लिए राज़ी नहीं होते। तो मैंने वो बात शेयर किया, तब सर ने कहा आपको ना उनके बातें सुनना है, आपसे बहुत एडवांस्ड है बच्चे, हमारे बच्चे जो भी होते हैं वो हमसे मास्टर्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, वो सिखाने के लिए ही आते हैं, आपको सीखना है, बच्चों के बात मानना शुरू करो आप, ऐसे बोले थे सर। तो सर का वोट बच्चों के लिए था, हर वक्त बच्चों के लिए ही है। जो भी बोलते थे बच्चों के फर में ही बोलते थे जी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है हम सभी के लिए कि हमको लगता है हम बड़े हैं, बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, हम ऑफेंडेड हो जाते हैं, बड़ों की ईगो हर्ट हो जाती है कि बच्चे हमारी बात नहीं सुन रहे, लेकिन हमें उनकी बात सुननी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई सर ने हमें। जी धन्यवाद नागलक्ष्मी जी। और आपसे जानना चाहूँगी कि आप एक इतनी ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स फैमिली में आपकी परवरिश हुई, अब 2009 में आप ध्यान में तो आ गई, लेकिन जो हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम हैं कि हमें पूजा पाठ करते रहने चाहिए, हमें पाठ करना चाहिए, सुबह इतने बजे उठ के ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो क्या उनमें कोई परिवर्तन आया? आपका क्या अनुभव रहा इसमें सर को लेकर? मैं वैसे, मेरी परवरिश आपने जैसे कहा वो वैसे ही हुआ था, एक वेरी ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस फैमिली में। बहुत पूजा पाठ होता था घर में, मेरी पेरेंट्स बहुत करते थे, और सुबह से 4-5 घंटा पूजा ही होती थी घर में। वैसे ही मैं भी शादी होने के बाद, शादी से पहले इतना नहीं करती थी, सिर्फ नमस्कार करती थी, लेकिन शादी होने के बाद ये घर का बहू, तो वो सारा करना होता है, तो मैं सब फॉलो करती थी पूजा पाठ का। उधर मम्मी के घर में जो करते थे वो, और इधर इस तरफ इनलास के घर में जो करते हैं वो भी सारा सीख के पूरी टाइम पूजा पाठ करना, मंत्र पाठ जाप करना, स्तोत्र पाठ करना, और मंदिर में बहुत टाइम मैं स्पेंड करती थी। आपके अपने घर का मंदिर था? हाँ, हम शादी करने के होने के बाद यहाँ पे जो मंदिर है हमारा, घर के अंदर ही हम मंदिर बना के, उस मंदिर में मैं रोज पूजा पाठ कर, मैं और हस्बैंड भी करते थे। अच्छा, बच्चों को इतना नहीं था नमस्कार करना ही, लेकिन स्पेशल पूजा जो होता है, नवरात्रा आ गया, नहीं तो गणेश चतुर्थी हुआ, वैसे श्री राम नवमी हुआ, वैसे टाइम में बच्चों को भी बिठा के पूजा करवाते थे हम, बच्चों के साथ भी पूजा करवाते थे, वैसे मैंने टू इम्पोज दैट थिंग इनटू चिल्ड्रन। लेकिन बाद में पति जी के पास जब 2009 में आई थी, तब आने के बाद सर बोलते थे आप खुद स्वयं भगवान हो, तो हम भगवान हो तो दूसरे भगवान क्यों, वो क्वेश्चन आता है ना हमें मन में। और भगवान माने कौन है, वो खोज में चली गई मैं। तो जिसमें विग्रह में, जिसमें जो हम जो क्रिएट करते हैं वो भगवान कैसे होता है, भगवान जब हमें क्रिएट कर रहे हैं तो हम एक मूर्ति बना के उस मूर्ति को भगवान क्रिएट कर रहे हैं, उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और जो भगवान हमें खाने पीने के लिए दे रहे हैं करके हम मान रहे हैं हमारे उसमें, और हम उन्हीं को उसी के साथ प्रसाद बना के प्रसाद चढ़ा रहे हैं, उसमें बहुत मैंने गैप लगा, मुझे बहुत सवाल आया, इसका उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो हम खुद स्वयं भगवान हम हो तो, हमारे अंदर ही भगवान हो तो हम कौन होते हैं भगवान को क्रिएट करने वाला। ये जब से मेरे मन में आया, इसके लिए बहुत टाइम लगा मुझे, पूरा पूजा पाठ में से इस तरफ टर्न होने के लिए बहुत टाइम ही लगा मुझे, सालों का टाइम लगा। लेकिन लगने के बाद मुझे एक ही बात लगा कि जब हम वो एनर्जी दे के उनको उस मूर्ति में वो एनर्जी दे के वहाँ बैठ रहे हैं, सो वहाँ बैठ के पूजा पाठ, माने कोई तंत्र कोई मंत्र नहीं करते हुए वहाँ पे बैठ के मैं ध्यान करना शुरू किया।
वहाँ मंदिर में बैठ के ध्यान करना, तो पूजा तो पाठ वही जो ऑटोमेटिकली अपने हाँ आप बंद हो गया। एक आपको एक हायर अंडरस्टैंडिंग मिल गई। यस, तो उस हायर अंडरस्टैंडिंग होता है ना, वो प्रकाश और प्रकाश मिल गया, तो जो कम प्रकाश है वो हट जाता है अपने आप ही। करेक्ट। जी। तो क्या आपने बिल्कुल पूजा पाठ छोड़ दिया पूरी तरह से? पूजा पाठ तो छोड़ दिया, मैंने मानती हूँ, दिया जलाती हूँ दोनों टाइम में। तो हमारे अंदर प्रकाश लाने के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती है, तो प्रकाश के लिए दिया जलाती हूँ। लेकिन पूरी वो मंत्र जाप करना, पाठ करना, वो तो ऑलमोस्ट बंद हो गया। उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो मैंने एक्सपीरियंस के साथ जान लिया। तो मुझे उसमें कोई अभी नहीं लग रहा है। जी, तो आपने अपने अनुभव से जाना इस बात को, क्योंकि आपने एक जीवन बिताया जिसमें आप पूरी तरह से पूजा पाठ में पूरी तरह से इमर्स्ड थी, और वहाँ से आपने एक जीवन बिताया जिसमें कि आपने ध्यान में डुबकी लगा कर देखी। तो आपने दोनों चीज़ों में डुबकी लगा कर देखी और आपने अपने अनुभव से जाना कि किस तरह से ध्यान मार्ग, जिसको सर इतना ज़्यादा, सबको ना ये दोनों मार्ग में से ही चलना ही पड़ेगा। कोई एक आत्मा, एक सोल होती है, वो ये स्टेज है, एक स्टेज है, एक स्टेज है। वैसे मिनरल किंगडम से प्लांट किंगडम से एनिमल में आके, एनिमल से ह्यूमन किंगडम में आके, ह्यूमन में से तरह के अनुभव लेते हुए सब कुछ जानना पड़ेगा। बेसिक से हमें बहुत चीज़ें जानना पड़ेगा पहले, वो होने के बाद कुछ जन्मों के बाद ये अंडरस्टैंडिंग ध्यान होती आता है आपके जीवन में। हाँ, ध्यान आता है और ये अंडरस्टैंडिंग आती है। तब तक तो वो करना ही पड़ेगा। करना, पूजा पाठ करना गलत नहीं है, गलत तो कुछ भी नहीं है, स्टेज है। हाँ, वो भी एक स्टेप है। सर बोलते थे कि आप नर्सरी के स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, लेकिन सर कहते थे आप ध्यान कर रहे हैं तो आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं। कोई 10th क्लास के बिना इंटरमीडिएट तो वहाँ तक तो आपको आना ही पड़ेगा उस स्टेज तक। बिल्कुल, वो स्टेज सारे पार करना पड़ेगा। मैं भी वो सारे स्टेजेस में से ही आई हूँ। मुझे भी लगा वो मैंने खुद मैंने इंट्रोस्पेक्शन करने से मुझे पता चला वो सब है। अपने भीतर झांक के आपको आपके ही सवालों के जवाब मिले, क्योंकि प्रकाश तो अपने भीतर है। तो लक्ष्मी जी, आपने हमारे साथ इतने सुंदर सुंदर अनुभव साझा किए। अब बात करते हैं उस पिरामिड की, जो कि इसको कि स्वतंत्र पिरामिड का नाम दिया गया, जिसमें कि आपके परिवार का काफ़ी योगदान रहा। तो ये पिरामिड कैसे बना, कैसे इसका आइडिया कैसे आया और कैसे पूरा प्रोसीजर हुआ, आप हमको प्लीज़ बताइए। कमलजीत मैडम एक सीनियर पिरामिड मास्टर हैं। उनको 2 प्लॉट्स था वहाँ पे नजफगढ़ में, तो उनको पहले से था एक पिरामिड बनवाने का मन था। तो कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, कब शुरू करना है, वो कोई आइडिया नहीं था उनको। लास्ट नवंबर में पत्री जी की बर्थडे पे वहाँ पे हम एक छोटा सा गेट टुगेदर जैसा एक प्लॉट में रखे, उसमें सर की बर्थडे के नाम पे ध्यान करके और केक कटवा के आए। तब से मैम के अंदर वो चालू हुआ कि कैसे भी करके पिरामिड बनवाना है। तो नवंबर होने के बाद, नवंबर मंथ एंड दिसंबर में, वैसे शी डिसाइडेड टू बिल्ड ए पिरामिड। तो 2 प्लॉट्स है ना, किसमें करना है, दूसरे प्लॉट में अभी जो बनाया हुआ है उसमें करना है या दूसरे में लगा। दूसरी प्लॉट में उन्होंने बाउंड्री वॉल भी बनवाए थे, उसके ऊपर खर्चा भी किया, लेकिन इनको मन नहीं था कि उनको कभी भी ऐसे नहीं लगा कि उसमें करेंगे काम। तो अचानक से शी शिफ्टेड हर माइंड, तो वो उस प्लॉट से यहाँ पे ये दूसरी प्लॉट में, वो दूसरी प्लॉट में करने के लिए डिसाइड किया। तब प्लान बनाने के लिए एक दिन आए थे ऐसे श्रीनिवास जी के पास आके, पिरामिड बनाना है तो आप भी इसमें कैसे करना है, क्या करना है, गाइड कर लीजिए। तो हमने हमारे जान पहचान वालों को 2-3 लोगों को बुलाया। उसमें कृष्णा बोम्मा रेड्डी जी पहले से कमलजीत मैडम ने उनको कांटेक्ट किया था, उनके बाद श्रीनिवास जी को कांटेक्ट किया। तो कृष्णा बोम्मा रेड्डी ने तनुज नाम की एक लड़का था, वो पिरामिड्स बनाते हैं,
उनको लेके आए थे, तनुज को। जी। तनुज आया यहाँ पे, तो तब से हम ये प्लान करने में कितना बड़ा पिरामिड होना है। तो पहले 10x10, बाद में 15x15, 18x18 ऐसे सोचते थे। तो प्लान बनाते थे, छोटा सा जगह था, जगह पे कैसे बनवाएंगे, बनाएंगे करके। तब असली स्टोरी वहाँ पे शुरू हुआ जी। जब हम सब बैठ कर ये बातें करने लगे, अचानक से ये एक गाइडेंस आया बाबा जी के साथ, बाबा जी से। तो कहाँ पे बनवाना है, कैसे बनवाना है, किसको कांटेक्ट करनी है, इंजीनियर किसको रखना है, और कितना बड़ा पिरामिड होना है, पिरामिड कैसे, किस कलर का होना है, कैसे, हाँ, किस टाइप का क्रिस्टल रखना है, वो सब एक एक डिटेल, माइन्यूट डिटेल उसे बाबा जी का गाइडेंस से हुआ है वो पूरा। और उसके लिए पहले हमें तैयार किए थे 41 डेज एवरीडे मेडिटेशन कराए थे बाबा जी ने हम महाअवतार बाबा जी। हाँ जी, बाबा जी की गाइडेंस में हमारा सबका मेडिटेशन किया, कराया उन्होंने। करवा के ये सब डिटेल्स दे के वैसे चालू हुआ वो पिरामिड। तो ये पिरामिड होने के, पिरामिड की बातें होते वक्त हर माने एवरी डे, हर दिन हम पत्री जी को वो अपडेट देते रिपोर्ट करते थे। हाँ, आज ऐसे हुआ, आज ऐसे गाइडेंस आ रहा है, ऐसे बाबा जी ने कहा, ये सब बोले थे पत्री जी को। पत्री जी कभी भी डिनाई नहीं किया, और वेरी गुड, और क्या ऐसे इंकेंटी माने और क्या है ऐसे पूछते थे सर को हर चीज़ मालूम था। 41 डेज क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ मालूम था। सब पत्री जी से हमने रिक्वेस्ट किया, सर आप आके ये इनॉग्रेशन आपके हाथों पे होना है। सर ने तब प्रॉमिस किया, कुछ भी हो जाए मैं आके वो आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। वैसे शुरू हुआ वो पिरामिड। तो पिरामिड बन गया महाअवतार बाबा जी की गाइडेंस में, और पत्री सर की भी ऑफ कोर्स गाइडेंस थी ही पीछे। अब बात आती है उस समय की जब सर आए इस पिरामिड को, सर दिल्ली में थे और सर की हालत काफ़ी नाजुक थी, और कोई भी व्यक्ति नहीं समझ रहा था कि सर आएंगे इस पिरामिड को का उद्घाटन करने। तो उस क्षण पे आपका क्या अनुभव रहा, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें तो अंदर से मालूम था कि ज़रूर पत्री सर आएंगे, ज़रूर इनॉग्रेशन के लिए आएंगे, क्योंकि ने बार बार सर बोल रहे थे कि मैं आऊँ। व्हेनेवर वी रिक्वेस्टेड हिम ना, कभी भी नहीं करके नहीं बोले, ठीक है बाबा आएंगे, करेंगे, ऐसे ही बोले थे। लेकिन यहाँ आने के बाद सर का तो हालत और कुछ था, तो हमें भी डाउट लगा कि आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सारे लोग मना कर रहे थे। बिल्कुल मना कर रहे थे। तो उस दिन का भी बहुत ड्रामेटिकली हुआ। उस दिन, जिस दिन हमने इनॉग्रेशन के लिए डेट सब कुछ फिक्स किया था, उस दिन सर थे, सर का फ्लाइट 4:30 को इवनिंग था। तो कैसे आएंगे, ये सब मना कर रहे थे, नहीं आएंगे करके। तो हमने पत्री मैडम को रिक्वेस्ट किया, मैडम आप आके उद्घाटन कर दीजिए। लेकिन हमें 100% पता था कि पत्री सर आएंगे ही आएंगे। सो उस दिन हमने ये तैयारी करने के लिए जल्दी यहाँ से निकल के पिरामिड चले गए थे, वहाँ का अरेंजमेंट्स करने के लिए। तो अचानक से हम पिरामिड के पास वो अरेंजमेंट्स कर रहे थे, तो अचानक से 2 o'clock फ़ोन आया, पत्री सर निकल गए हैं घर से। तो इतना जल्दी 4 o'clock का प्रोग्राम था, तो 2 o'clock दट्टू सारे मना कर रहे हैं, कैसे आएंगे। हम सोचे थे हम फिर भाग के सबको बुलाए और भाग के फिर पिरामिड के पास चले गए। तो पत्री मैडम आए थे पहले, तो अनाउंसमेंट हो गया, पत्री मैडम की हाथों से वो इनॉग्रेशन होगा, कि अचानक से पीछे से बोले हैं कि सर आ रहे हैं, सर आए हैं।
तो मैडम भी को भी सरप्राइज हो गया, मैडम को भी। तो सर पीछे से आए हैं, सर ने उसका उद्घाटन किया, पिरामिड का उद्घाटन किया। और मिरेक्युलसली वो तो कभी भूल नहीं सकते हैं, वही लास्ट पिरामिड है सर का। तो और सर बैठे हैं, थोड़ी बात भी किए थे उस दिन, माने एक ही सेंटेंस बात किए थे, फिर भी बात किए थे। क्या बोले थे सर? तो कमलजीत मैडम को थैंक्स बोला, मैडम ऐसे हुआ था, पिरामिड के बारे में कैसे आया, फिर पूरा स्टोरी हमने बताया सर को। उस दिन आप भी थे ना? जी, आप भी थे, पूरा स्टोरी बताए थे। तब ऐसे हुआ क्या, कमलजीत मैडम थैंक यू बोले थे सर, वही उनका वो बात किए थे। और सर आके सुबह से तैयार हो गए थे वो पिरामिड इनाग्रेशन के लिए। सर सुबह से रेडी थे, तो आके इनाग्रेट किया और वहाँ से सीधा एयरपोर्ट चले गए थे जी। तो ये तो एक यादगार पिरामिड हो गया, स्वतंत्र पिरामिड, जो सर ने अपनी पृथ्वी की यात्रा को खत्म करते करते वो इस काम को भी करके गए। ये पिरामिड उनके लिए यही उनकी लास्ट काम, खास काम था जो उन्होंने करना था जी। बहुत ही अद्भुत ये जर्नी रही है। और ना सर कभी भी किसी को डिसअपॉइंट नहीं करते हैं जी, किसी की चीज पे। मैंने पहले से 2009 से मैं अभी तक देखी, लास्ट मिनट तक, तो कभी भी किसी को माने डाउट में रखना, और डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। सारे एक बार कहेंगे तो जरूर आएंगे जी। वो तो प्रूव करके चले गए। कभी पहले भी कभी ऐसे नहीं हुआ आना मैं आऊँगा करके नहीं आना, और कुछ सेशंस लेना है करके नहीं लेना, वो कभी नहीं था उनकी। अगर एक बार बोलेंगे तो दैट इज़ व्हाट वाक इज। एक बार वाक को वाक से बोलेंगे ना, करेंगे, वो जरूर हो ही जाएगा। रघुकुल रीत सदा चली आनी, प्राण जाए पर वचन न जानी। तो लक्ष्मी जी, आपने हमें बताया सर ने उस पिरामिड का, स्वतंत्र पिरामिड का आकर उद्घाटन किया और उनकी हालत काफ़ी नाजुक लग रही थी, और हुआ भी यही कि ये सर की अंतिम यात्रा निकली। तो हम आपसे जानना चाहेंगे सर की जो ये अंतिम क्षण शुरू हो चुके थे यहाँ से, तो क्या आप लोगों को कुछ ऐसा पूर्वानुमान हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है? आपके क्या अनुभव थे इन दिनों में? हमें कभी ऐसे नहीं हुआ। मुझे लग रहा था कि पर्सनली जो पत्री जी के साथ हो रहा है वो सारा भी एक एग्जाम्पलरी जैसे वो रह जाएंगे। इसी सिचुएशन में भी नो डॉक्टर नो मेडिसिन, और वो और सडनली कुछ मिरेकल करके, मिरेकल होके वो नॉर्मल हो जाएंगे, वैसे ही सोच रहे थे हम लोग। मुझे कभी भी दूसरी तरफ का सोच ही नहीं आया मुझे। तो फिर क्या हुआ जब आप वो उन आखिरी क्षणों में 24 जुलाई को सर ने अपनी पृथ्वी की इस यात्रा का अंत डिसाइड किया उन्होंने, तो वो आपके लिए वो क्षण कैसे थे, और उनसे पहले वाले क्षण, उनसे बाद वाले क्षण, कुछ उसके बारे में अपना अनुभव शेयर कीजिए। उससे पहले संहिता को, मेरी बेटी को एक मैसेज आया कि जब सर यहाँ से लद्दाख गए थे, लद्दाख जाने के लिए आए थे यहाँ पे, फ्लाइट कैंसिल होके कुछ दिन रहना पड़ा उनको वहाँ यहाँ पे। तो तब संहिता को मैसेज आया कि बिफोर दिसंबर ही में लीव। अच्छा, ये उनको ध्यान में आया मैसेज? ध्यान में मैसेज, पत्री जी ने मैसेज दिया जी, पत्री जी का मैसेज ही आया उनको। लेकिन हम सोच रहे थे क्या पता, तो माइंड बोल रही है, माइंड भी बीच में, तो हो सकता है करके मैंने संहिता से बोल रही ये नहीं हो सकता है, तुम ठीक से फिर दोबारा बैठो, ऐसे बोलती थी। एक दिन संहिता को मैसेज आया कि बच्चों दोनों को सर ने बुलाया वहाँ पे, बुला के ना कंटोनमेंट एरिया में एक फ्लैट में थे उस टाइम में सर। तो संहिता श्रुति दोनों गए थे सर से मिलने के लिए, मेरी हस्बैंड लेके गए थे श्रीनिवास जी। तो सर दोनों को देख के बहुत खुश हुए थे, उनको शेक हैंड दिए थे, किस किए थे, और अंदर बैठे थे, वो खुद आके हॉल में बैठे थे।
तो फिर फोटो खींचने के लिए भी बोले थे, दोनों फोटो भी लिए थे। ये सब हुआ। देन उसी रात को मैसेज आया कि जल्दी से जल्दी जाने वाले हैं। तो उसके ये मैसेज किसको आया? समिता को आया। अच्छा। श्रीनिवास जी को, समिता को, दोनों को। और एक को एनर्जी आता है, एक को मालूम जब पड़ जाता है ऐसा। समिता को मैसेज पक्का आया। तो उसके बाद हमें एक कॉल आया अचानक से हैदराबाद से, सर से मिलना है तो आइए करके। तो हम तुरंत उसी दिन, सैटरडे का दिन, मॉर्निंग 6 o'clock 7 o'clock हमें मैसेज मिला। हम 10 o'clock चले गए थे वहाँ पे। 12-1 बजे तक हम थे वहाँ पे। तो जाने के बाद मुझे वहाँ फिर गाने का मौका मिला। सर बैठे थे उसमें, वहाँ गाने के लिए बोले थे। तभी भी सर मेरी तरफ देख के ही कम्युनिकेटेड समथिंग, मैंने पता चला, मुझे तो देखे थे। तो मुझे लगा कि कुछ मिरेकल हो जाएगा। वो थॉट ही नहीं आया मुझे चले जाएंगे करके। वो थॉट ही नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ना मुझे वो रजिस्टर हो गया कि 2095 तक रहेंगे सर, 95 तक रहेंगे। तो इसलिए मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। तो रात को नेक्स्ट डे संडे सर चले गए थे। जब तक वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ, तभी भी मुझे अनाउंसमेंट तक वो लोग सोच रहे थे, मुझे लग रहा था कि अचानक से सर बाहर आएंगे, कुछ डिक्लेयर करेंगे, अचानक से बाहर आएंगे, कुछ बोलेंगे, ऐसे ही लगा। लेकिन बॉडी वेकेट करेंगे करके सोच ही नहीं आया मुझे। तो ये न्यूज़ आ गया, बाहर अनाउंसमेंट हुआ था। मुझे समझ में नहीं आया। थोड़ी देर के लिए मैं वैसे ही खड़ी हो गई। मुझे ना रोना आया, ना हैप्पीनेस भी नहीं था अंदर। एक नम स्टेट में वैसे ही सुन रही थी सब कुछ। लेकिन जब सर को देखने गई थी, अंदर से मैं तो बिल्कुल ब्लास्ट होने जैसे वैसे हो गया। क्या हुआ ये? अब तक तो इन्हीं के ऊपर सब कुछ, सारे माता पिता सब कुछ वही है। तो अचानक से इसे कैसे हो गया? वो भाव आया। मैं तो बहुत डाउन हो गई थी। उसके बाद श्रीनिवास जी ने कहा, उन्होंने बहुत अच्छे से रिसीव किया। श्रीनिवास जी ने, इनको क्या लगा, इनका एनर्जी इतना एक्सपैंड हो गया कि उस छोटा बॉडी में वो रहने बिल्कुल ही बियॉन्ड बॉडी हो गया। इसलिए वो वैसे करना ही सही है, इस बॉडी में छोड़ना ही सही है। तो इनका एक्सपेंशन ऐसे हो गया। वैसे वहाँ का बहुत सारे मास्टर्स बोल रहे थे भी, सर का मैसेजेस आ रहे हैं, सर यहीं पे है, सर किसी को दिखा है उसी टाइम पे। ये बातें भी सुनना है। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि ऐसे नहीं, उनका एक्सपेंशन ज़्यादा हो गया। अभी हर जगह पे पत्री जी हैं, सबको एक ही टाइम में हज़ारों लोग उनके पास रह रहे हैं। ये इतना इनका एनर्जी बढ़ने के बाद इतनी छोटी बॉडी में रहना मुश्किल है, इसलिए वो चले गए। वो मुझे सिंक होने में बहुत ही टाइम लगा, बट वही सच था जी, वही सच है। वैसे पत्री जी जैसे महान आत्माओं को कभी भी डेथ नहीं होती जी। देयर इज नो डेथ। वो प्रूव करके ही चले गए। प्रूव करे गए कि मृत्यु होती ही नहीं है। वो प्रूव करके ही चले गए सर जी। तो उसे अंडरस्टैंड करना हमारी अंदर ही है। उस लेवल तक हमें समझने की जरूरी है, मुझे समझने की जरूरी है। मैं वही समझी, आई एम ट्राइंग टू समझने का कोशिश अभी भी कर रही हूँ जी। टाइम आता है तो मुझे बहुत याद है, आई नीड हिज फिजिकल प्रेजेंस, वो अलग है। लेकिन उस आरा तक हमें भी, माने हम भी वहाँ तक ग्रो होके उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए सर ऐसे किए होंगे। और एक लेवल सारे मेडिटेटर्स को ले जाने के लिए बिल्कुल सर एक अगले लेवल तक हम लोगों को सर ने इतने सालों से हम लोगों को ट्रेन किया और अब हमारे ये प्रैक्टिकल्स है, ये हमारे थ्योरी क्लासेस उन्होंने बहुत ले लिए हमें करेक्ट भी बहुत किया उन्होंने। लेकिन अब हमारा समय आ चुका है कि हम अपनी बागडोर को खुद संभालें जीवन की। तो लक्ष्मी जी, जाते जाते
2 लाइंस आपकी तरफ से सर के लिए। सर के लिए क्या बोलेंगे? 2 गाना गा दीजिए, कोई 2 लाइन अब आपने अपने फेवरेट गाने की, उनके लिए। सर की फेवरेट गाने नहीं, जो आपका फेवरेट है, जो आप सर को डेडिकेट करना चाहेंगे। जरूर। सर्वं ब्रह्ममयं रे रे, सर्वं ब्रह्ममयं रे रे, सर्वं ब्रह्ममयं, किं भजनीयं किमभजनीयं, किं भजनीयं किमभजनीयं, किं पठनीयं किमपठनीयं, किं पठनीयं किमपठनीयं, सर्वं ब्रह्ममयं रे रे, सर्वं ब्रह्ममयं रे रे, सर्वं ब्रह्ममयं। ये थी एक बहुत ही सुंदर म्यूजिकल प्रस्तुति लक्ष्मी जी की तरफ से सर को। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि सर सुन रहे हैं और वो आपको थैंक यू बोल रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण लाइफ देने के लिए पत्नी जी को कोटि कोटि नमन। और मेरी सारी एक्सपीरियंसेस आप सबके साथ शेयर करने की मौका देने के लिए सारे PNC हिंदी टीम को, आपको मेरी धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद लक्ष्मी जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहे, आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए और ग्रेट मास्टर्स के बहुत ग्रेट अनुभवों के साथ। धन्यवाद डियर फ्रेंड्स, लव एंड लाइट।